अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है? देखो, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, इम्यूनो मतलब एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, हेमोलिटिक एनीमिया मतलब हेमोलिसिस होती हैं आरबीसीज़ की। ठीक है, अब मतलब एंटीबॉडीज़ जो है वो आरबीसी की हेमोलिसिस कराती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है आरबीसी के सरफेस पे हमारे पास डिफरेंट एंटीजेंस जो होते हैं वो अटैच होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर एंटीबॉडी जो भी है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया ना, या आर एच सिस्टम हो गया, ए बी हो गया या आर एच सिस्टम हो गया, तो अब उसकी अपनी एंटीजेंस होते हैं ना, एंटीजेंस होते हैं जो आर बी सी पर एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ आती हैं, उस एंटीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास आर बी सी की हेमोलिसिस कराते हैं। ठीक है, इसको आप इम्यूनो हेमोलिटिक एनीमिया कहते हो। ठीक है, अब इम्यूनो हेमोलिटिक एनीमिया है ना, इसकी डायग्नोसिस आप दो तरीक़ों से करते हो, या डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है या इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है। डायरेक्ट कूम टेस्ट जो है ना, मेनली हम लोग जो करते हैं ना, वो इम्यूनो हेमोलिटिक एनीमिया के लिए करते हैं। डायरेक्ट कूम टेस्ट जो होता है वो इम्यूनो हेमोलिटिक एनीमिया के लिए करते हैं। और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट जो होता है ना, ये आर एच इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसको मालूम करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? आर एच इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, अब इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया की टाइप्स करने से पहले ना, हम लोग सबसे पहले कूम्स टेस्ट की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम अगर डायरेक्ट कूम टेस्ट की बात करें ना, जो इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया के लिए यूज़ कर रहे थे ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद उसमें से आरबीसी जो है वो सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अब आरबीसी जो है हम एक चैम्बर या एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। ठीक है, अब आरबीसी जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग डालते हैं कूम्स सोल्यूशन। कूम्स सोल्यूशन, अब आरबीसी के ऊपर हम लोगों ने कूम्स सोल्यूशन डाला। कूम्स सोल्यूशन क्या है? ये हमारे पास एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ होती हैं कूम सोल्यूशन में। अब एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ जब हम आरबीसी में डालते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, एग्लूटिनेशन और क्रम्पिंग वगैरह होती है। वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि हीमोलिसिस हुई है, मतलब कि वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, पॉजिटिव कूम टेस्ट। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग आरबीसी ले लेते हैं। आरबीसी लेने के बाद उसमें हम कूम सोल्यूशन डालते हैं। जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी है वो हमारे पास एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग वगैरह शो करती है। वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बना हुआ था। अब जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें हम लोगों ने सीरम ले लिया है, रिसिपिएंट का सीरम ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरे अंदर ब्लड जाने वाला है बाहर से ना, डोनर्स का ब्लड जाने वाला है ना, तो रिसिपिएंट का मैंने जो है ना, मैंने अपना जो है सीरम ले लिया। ठीक है, उस सीरम में जो है ना वो सिर्फ सीरम था, उसमें ब्लड सेल्स वगैरह नहीं थी, सीरम था। ठीक है, उसके अलावा सीरम में ना हमारे पास डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी, एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज़ थी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ सीरम में प्रेजेंट थी। अब हम लोग क्या करते हैं, उस सीरम में जो रिसिपिएंट का सीरम था उसमें हम डोनर्स का आरबीसी डालते हैं। जब हम डोनर का आरबीसी डालते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बन जाता है, और इसकी वजह से हीमोलिसिस होना शुरू हो जाती है, हीमोलिसिस हो जाती है। अब हमें मालूम करना होता है कि हीमोलिसिस किस वजूहत की वजह से हुई है। आया ये हीमोलिसिस जो है वो जो कम्प्लेक्स बना है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना है, उसकी वजह से हुई भी है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, हम वही जो सोल्यूशन होता है, जो एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो हम लोग इस सोल्यूशन में डाल देते हैं जहाँ भी हेमोलिसिस हुई होती है। अगर हमारे पास एग्लूटिनेशन या कंपिंग हो जाएगी, वो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास कम्प्लेक्स की वजह से हेमोलिसिस हुई है। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है जो आर इनकम्पैटिबिलिटी के लिए हम लोग मेनली कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब ये इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया जो है ना, दो टाइप्स का होता है। हम इसको दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, नेचर ऑफ एंटीबॉडी पे एंड प्रीडिस्पोजिंग जो कंडीशंस होती हैं उसकी बेसिस पे। नेचर ऑफ एंटीबॉडी एंड प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन। अब जो नेचर ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं ना, या तो वार्म एंटीबॉडी टाइप होती हैं या तो कोल्ड एंटीबॉडी टाइप होती हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है। वार्म एंटीबॉडी है ना, वार्म एंटीबॉडी हेमोलिटिक एनीमिया जो होता है, इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया, ये वार्म क्यों कहते हैं? क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेनली अपना एक्शन दिखा रहा होता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? या तो आईजीजी होता है या जो आईजीए होता है। कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? या तो आईजीजी होता है या तो आईजीए होता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। ये वार्म जो हमारे पास एंटीबॉडी टाइप है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी टाइप होती है और एक हमारे पास सेकेंडरी टाइप होती है। प्राइमरी जो होती है एडियोपैथिक होती है, 60% लोगों में होती है, और जो सेकेंडरी होती है ना, ये हमारे पास तकरीबन 25% लोगों में होती है। ठीक है, सेकेंडरी की डिफरेंट कॉज हो सकती हैं, या तो ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे SLE है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, या इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, मिथाइल डोपा, पेनिसिलिन वगैरह, क्विनिडीन वगैरह। ठीक है, और या तो हमारे पास ये जो बीटा सेल्स न्यूप्लाज्म्स होती हैं, जैसे क्रोनिक ल्यूकोसिटिक ल्यूकीमियाज वगैरह जो होते हैं, क्रोनिक ल्यूकोसिटिक ल्यूकीमियाज, इनकी वजह से भी हमारे पास जो ये वार्म टाइप एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे पास इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया कॉज कर देते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है एडियोपैथिक होता है, सेकेंडरी में हमारे पास बी सेल न्यूप्लाज्म, ड्रग्स और ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह कॉज कर सकते हैं ऑटोइम्यून ये हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म इसका ये है कि हमारे पास जो RBC है, RBC पे एंटीजन होते हैं, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। उसके साथ एंटीबॉडी कंबाइन होती है। कौन सी एंटीबॉडी? IgG और IgA। ठीक है, एंटीबॉडी बाइंड हुई है, इसकी वजह से हिमोलिसिस हो गई है। अभी हिमोलिसिस हो गई, अब डिफरेंट फैगोसाइट्स आएंगे, फैगोसाइट्स जो है वो डिफरेंट फैगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक है, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी और हमारे पास वाइड स्प्रेड हिमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब कुछ हमारे पास सेल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बहुत अजीब टाइप होता है, और वो फैगोसाइट हिमोलिसिस तो हो जाती है, लेकिन इनकम्प्लीट हिमोलिसिस होती है, तो उसकी वजह से साइज़ उसका अजीब रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर फैगोसाइटोसिस नहीं होती। जब प्रॉपर फैगोसाइटोसिस नहीं होती तो उसका शेप जो होता है ना, वो स्पिरो स्पायरोचीट की वजह से की तरह हो जाता है। स्पिरोसाइटोसिस में जिस तरह शेप नहीं हो जाती सर्कुलर शेप, तो उसकी तरह हो जाती है। ठीक है, अब सर्कुलर शेप की वजह से हमारे पास मसल डैमेज भी शुरू हो जाती है, हेमोलिसिस, थ्रोम्बोसिस वगैरह शुरू हो जाती है। और ये जो सर्कुलर ये स्पायरोचीट जो होता है ना, इसकी डिस्ट्रक्शन मिली स्प्लीन में हो जाती है। ठीक है, अब और इसके अलावा हम लोगों ने कहा ना, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी, मतलब पेनिसिलिन वगैरह की वजह से भी हमारे पास ये इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमियाज हो सकते हैं, वार्म एंटीबॉडीज टाइप वगैरह की वजह से ना। तो उसमें क्या होता है कि पेनिसिलिन जब आप देते हो ना, तो एलर्जिक रिएक्शंस में ना, ठीक है, पेनिसिलिन जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ये चीज़ें कॉज करता है ना, तो क्या होता है कि पेनिसिलिन जो होता है वो हमारे पास बॉडी की प्रोटीन्स, जो ब्लड की प्रोटीन्स होती हैं, उसके साथ कंबाइन कर जाता है ना। जो वो ब्लड की प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको आप वो कहते हो, हेप्टिन कहते हो। ठीक है, अब हेप्टिन जो होता है वो आपका एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट कराता है, IgA, जो हिमोलिसिस कराता है, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। ठीक है, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस मतलब ब्लड वेसल में ही हेमोलिसिस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि इसमें प्राइमरी टाइप होती है, सेकेंडरी टाइप होती है। प्राइमरी इडियोपैथिक होती है, सेकेंडरी ऑटोइम्यून डिजीज, बी सेल न्यूप्लाज्म्स और ड्रग्स की वजह से हो सकती है। ठीक है, वो में हमारे पास जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और एंटीबॉडीज़ IgG और IgA इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और कुछ ख़ास नहीं है। हाँ, अब कोल्ड टाइप करते हैं, तो कोल्ड टाइप में क्या होता है? कोल्ड टाइप में जो है ना, हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंटीबॉडी जो होती है वो IgM होती है। ठीक है, और IgM जो होती है ना, ये साइज़ जो होता है इसका तो बहुत बड़ा होता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत छोटा होता है। और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कैसे करती है? बॉडी में कौन सी जगह 30 डिग्री सेंटीग्रेड है? ऐसे पेरिफेरल जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल फिंगर्स जो होती हैं, ठीक है, या तो नोज़ वगैरह होती है, तो उसका टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कोर बॉडी टेम्परेचर ना। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ना ये जो ये कोल्ड एंटीबॉडी टाइप है ना, तो इसमें हमारे पास दो टाइप की वजह से हो सकता है। ठीक है, दो कॉजेज़ हो सकती हैं, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। ठीक है, एक्यूट तो माइको प्लाज्मिक इन्फेक्शन इन हो सकते हैं, इन्फेक्शन मोनोक्लोनोसिस वगैरह। और क्रोनिक जो होता है एडियोपैथिक और बी सेल लिम्फोइड न्यूप्लाज्म्स वगैरह की वजह से हमारे पास जो है ना ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेरिफेरल जो फिंगर्स वगैरह या नोज़ वगैरह, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास RBC है ना, तो उस पर उस एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटीबॉडीज़ जाके एंटीजन के साथ कंबाइन हो जाती हैं। अब एंटीबॉडी की वजह से हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स और ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है,
अच्छा, अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये तो बन तो जाता है और ये आरबीसी के साथ कंबाइन भी हो जाता है, लेकिन ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना एक्शन नहीं दिखा सकता ना। अब इसके एक्शन दिखाने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमें कहाँ से मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा जब ये आरबीसी जो होंगे ना दोबारा कोर ऑफ द बॉडी या सेंट्रली बॉडी में जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तमाम की तमाम एंटीबॉडीज़ जो आईजीएम थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, कम्प्लीमेंट के जितने भी सब्सटेंसेस थे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होगा एक्सेप्ट C3b। अब C3b क्या करेगा? वो ऑप्सनाइजेशन करवाएगा और पार्शल जो है ना वो हमारे पास डाइजेशन करवाएगा आरबीसी की, ठीक है। अच्छा, जो फर्दर डाइजेशन होगी ना आरबीसी की वो हमारे पास स्प्लीन में होगी, ठीक है। तो इसको इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस जो होती है कोल्ड टाइप की वजह से होती है, और वार्म टाइप की वजह से हमारे पास इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही थी, ठीक है। अब ये जो कोल्ड टाइप है इसकी वजह से हमारे पास रायनॉट फिनोमेना भी होता है। रायनॉट फिनोमेना जो होता है ना, ये क्या होता है? स्लजिंग ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज, मतलब ब्लड जो है ना उसकी स्लजिंग शुरू हो जाती है कैपिलरी में, उसको आप रायनॉट फिनोमेना कहते हो। एंड दैट्स इट, वे डन विद इम्यूनोहेमोलिटिक एनीमिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।